Okay, we are starting a new class. So today we'll be doing question number 7 from the study pack. ठीक है, name of the owner is Christy और question number 7 कर रहे हैं income statement and balance sheet with adjustments. Okay, सबसे पहले first of all I have written the format. तो आप लोग सब जो है format पहले copy कर लें या मेरे साथ साथ करते जाएं, no problem. अच्छा भाई, सबसे पहले हम start करेंगे sales से. कितनी है sales? हमारी sales are 850,000. 850,000 ये हमारी sales है. सेल्स के बाद माइनस होती है सेल्स रिटर्न. सेल्स रिटर्न है हमारी 12,000. माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वो कहलाएगा नेट सेल्स. 838,000 इज द नेट सेल्स. नेट सेल्स के बाद लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स. लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स में आ जाएगा ओपनिंग इन्वेंट्री 55,000. देन वी हैव कैरेज इनवर्ट्स 4,500. परचेजेस है हमारे पास 475,000. अब आपको ये फॉर्मेट याद होना चाहिए. कॉस्ट ऑफ सेल में तीन चीजें आती हैं, ठीक है. तीन चीजों में से जो है टोटल 6 चीजें हैं, जिसमें 3 चीजें ऐड हैं और बाकी 3 चीजें क्या हैं? सब्ट्रैक्ट, माइनस है. ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस कैरेज इनवर्ट्स प्लस परचेज, 3 चीजें ऐड हो गई हमारी और 3 चीजें क्या होंगी? माइनस. माइनस वाली चीजें कौन कौन सी हैं? परचेज रिटर्न है 25,000, इसको ब्रैकेट में लेंगे. गुड्स ड्राइंग है. गुड्स ड्राइंग आपको मिलेंगी कहाँ से? हमेशा एडिशनल इन्फॉर्मेशन. लास्ट वाली एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जाके देखें, इट्स 3,000. और फिर उसके बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री. क्लोजिंग इन्वेंट्री है 45,000. माइनस कर देंगे. इन सब का जो टोटल लगा बराबर में चला जाएगा. क्या अमाउंट आ रही है? इस वैल्यू को ऊपर नेट सेल्स से माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट. 376,500 इज द ग्रॉस प्रॉफिट. ठीक है, ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट. देन वी हैव अदर इनकम. अदर इनकम के अंदर आता है तो डिस्काउंट रिसीव्ड 14,000. अच्छा, जरा एडजस्टमेंट्स पढ़ लेते हैं. एडजस्टमेंट्स रीड कर लेते हैं. एडजस्टमेंट्स के अंदर कोई नई चीज तो नहीं, तो है बैड डेट. अच्छा, एडजस्टमेंट अगर हम सारी पढ़ लें, थोड़ी सी वर्किंग भी कर लें. देखो, डेप्रिसिएशन सबसे पहले तो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, इसमें तो कोई वर्किंग नहीं है. ठीक है, याद रखना जो भी चीज एडजस्टमेंट में आती है, एडजस्टमेंट या एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन को ही एडजस्टमेंट कहा जाता है. जो भी चीज एडजस्टमेंट में आएगी ना, उसका रूल ये है कि उसके दो इफेक्ट होता है. एक इनकम स्टेटमेंट में इफेक्ट जाता है और एक इफेक्ट बैलेंस शीट में जाता है. ठीक है, अभी हम ये देखते हैं डेप्रिसिएशन की अगर बात कर लें. डेप्रिसिएशन पॉलिसी फॉर इक्विपमेंट इज 20% स्ट्रेट लाइन मेथड. इक्विपमेंट की जितनी भी वैल्यू है, उस पर 20% लगा दो. 4 लाख का इक्विपमेंट है, सही है. ये डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट 400,000 का 20% लगाओ, कितना बनेगा? 80,000 आ गया है डेप्रिसिएशन. अच्छा, अभी 80,000 जो है ना, ये इनकम स्टेटमेंट वाली वैल्यू है, इस साल का डेप्रिसिएशन है. लेकिन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या होता है? डेप्रिसिएशन सिर्फ इस साल का नहीं आता, ओवरऑल आता है. पुराना भी ऐड करना पड़ता है. मतलब इस 80,000 में हम ऐड कर देंगे पुराना डेप्रिसिएशन. ओल्ड डेप्रिसिएशन कितना है? 170,000. मिला के 250,000 लिखना पड़ेगा हमें. ठीक है, ये वैल्यू एसओएफपी की है. जब मैं वहां करूंगा, मैं वर्किंग नहीं करूंगा, ये वैल्यू उठा लूंगा, मैंने वर्किंग कर ली है इसकी. दूसरी डेप्रिसिएशन आपकी है डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर. कंप्यूटर की डेप्रिसिएशन क्या है? 25% है, लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस है. तो 3,25,000 पे डायरेक्ट परसेंटेज नहीं लगा सकते. इसमें से पहले 96,000 माइनस करेंगे, देन उसके बाद होगी परसेंटेज. उसके बाद परसेंट 25%. ठीक है, 325,000 माइनस 96,000 देन 25%. 325,000 माइनस 96,000, ये हो जाएगा 57,250. ठीक है, ये डेप्रिसिएशन आ गई इक्विपमेंट की, यहाँ लिख दी हमने. इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन 80,000 है. कंप्यूटर की कितनी डेप्रिसिएशन है? 57,250. लेकिन बैलेंस शीट वाली वैल्यू भी लिख लेते हैं. एसओएफपी की जो वैल्यू होगी वो टोटल होगी, वो सिर्फ इतनी सी नहीं होगी. 57,250 में हम पुरानी डेप्रिसिएशन भी ऐड कर देंगे 96,000. वन फाइव थ्री टू फाइव जीरो. अच्छा, इसके बाद क्या है हमारे पास? डाउटफुल बैड डेट्स.
अच्छा, बैड डेट के बारे में एक प्रॉब्लम पता है क्या है? बैड डेट अगर यहाँ देखें सब मेरी तरफ, अगर बैड डेट की एक वैल्यू जो है ये एडजस्टमेंट में होगी ना, तो उसके दो इफेक्ट होंगे। अगर यही वैल्यू एडजस्टमेंट में ना होती, ऊपर लिखा होता है यहाँ पर बैड डेट, तो क्या होता है? सिर्फ एक इफेक्ट होता है, वो एक इफेक्ट क्या होता है? एक्सपेंसेस में चला जाता। बट क्योंकि एडजस्टमेंट में है तो दो इफेक्ट होंगे। पहला इफेक्ट तो ये होगा कि इनकम से एक्सपेंस में जाएगा ही जाएगा। दूसरा इफेक्ट ये होगा कि ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू को कम कर देगा। क्या करेगा? ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू को कम कर देगा। ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू मेरी जो है 75,000 है, उसमें से 14,000 कम हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि ये एडजस्टमेंट नंबर 4 में, एडजस्टमेंट नंबर 3 में क्या होगा? बैड डेट्स हैं, एक्सपेंस में जाएगा 14,000, और इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स में से क्या होगा? ट्रेड रिसीवेबल कम हो जाएंगे हमारे, 75,000 माइनस 14,000, यानी कि 61,000 के ट्रेड रिसीवेबल्स हो गए। सही है। अब एडजस्ट बैलेंस शीट में जब ट्रेड रिसीवेबल लिखेंगे 61,000 लिखेंगे हम। और एडजस्टमेंट के अंदर भी पता है क्या होगा? अब अगली जो एडजस्टमेंट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की, उसमें भी क्या होगा? 10% जो है लगेगा, वो 61,000 पे लगेगा। लिखा हुआ है ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी मेंटेन एट 10% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। तो 61,000 का 10% लगाएंगे, आंसर आ जाएगा 6,100। दिस इज द न्यू प्रोविजन, दिस इज द न्यू प्रोविजन। इसमें से ओल्ड प्रोविजन माइनस करेंगे, 6,100 माइनस 6,200। ओल्ड प्रोविजन क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा, यहाँ पर दिया हुआ, ये रहा 62,000, मैंने स्टार बनाया है, देखो। ठीक है, जूम करके आपको दिखा दिया। अच्छा, अब बात ये है कि ये पुराना प्रोविजन जो है वो ज्यादा था, इसका मतलब है 100 का डिक्रीज हो रहा है प्रोविजन। जब भी प्रोविजन डिक्रीज होता है तो अदर इनकम में आ जाता है। सही, प्रोविजन आ जाएगा आपका अदर इनकम में। ये 100 का प्रोविजन इधर आ जाएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डिक्रीज हो रहा है। अगर ये इंक्रीज होता है एक्सपेंसेस में जाता, बराबर वैल्यू चली जाएगी 14,100। आई रिपीट वंस अगेन, यहाँ से बात चली थी कि हमने डिस्काउंट रिसीव के बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट चेक करना होता है। यहाँ पर हमें रुकना पड़ेगा, पहले प्रोविजन की वर्किंग करनी पड़ेगी, तो मैंने सारी वर्किंग कर ली। प्रोविजन की वर्किंग करनी पड़ेगी, फिर हम आगे चल पाएंगे भाई प्रोविजन अदर इनकम में आना है या एक्सपेंस में आना है। ठीक है। अच्छा, अब मैं एक्सपेंसेस लिख रहा हूँ, इनको ऐड करें तो क्या बनेगा? ये 14,100 ऐड कर दें ऊपर वाली वैल्यू में, 376500 प्लस 14,100, 390। उसके बाद कैरेज आउटवर्ड्स, एक्सपेंसेस पे आ जाते हैं। एक्सपेंसेस में पहला है कैरेज आउटवर्ड 8,000। उसके बाद है रेंट। अच्छा, ये भी देख लो जरा, प्रीपेड या एक्रूड तो नहीं कुछ यहाँ पर। देखो, इलेक्ट्रिसिटी प्रीपेड है, कम्युनिकेशन एक्रूड है। तो इलेक्ट्रिसिटी में से 6,000 माइनस करने हैं, और कम्युनिकेशन में 6,000 प्लस करने हैं। 4500, 100 है। नहीं ना, 4500 है। आपने 4500 ले लिया हुआ इसलिए। ठीक है। अच्छा, ये रेंट जो है कितना है? देखो, रेंट हमारा 25,600। इलेक्ट्रिसिटी में 6,000 माइनस है, कम्युनिकेशन में 600 प्लस है। 30,000 में से 6,000 माइनस, 24,000। सैलरी सेम एज इट इज है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है उसमें। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 7,000। कम्युनिकेशन में 600 प्लस है। देन फ्यूल एक्सपेंस 6,500। बैड डेट 14,000। लोन इंटरेस्ट कितना है? 9% है। ठीक है, लोन कैरीज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9%। लोन इंटरेस्ट इज 9%। लोन पे 9% लगा दो लोन। अच्छा, लोन का रूल ये है कि अगर लोन इंटरेस्ट पेड भी लिखा हुआ है, लोन इंटरेस्ट पेड को हम इग्नोर कर देंगे। अगर लोन की हमें परसेंटेज दी हुई, विल कैलकुलेट आवरसेल्फ, हम अपनी कैलकुलेट खुद करेंगे। लोन का प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख है, 9% का इंटरेस्ट है, मतलब 9% इंटरेस्ट 9,000 हो गया। इन सबको ऐड करके बराबर में लिख दो। अच्छा, लोन 1,20,000 है। 1,20,000 का 9% निकालो, फिर कितना होगा?
10800 लोन इंटरेस्ट हो गया। अच्छा, लेकिन लोन इंटरेस्ट पेड 7500 है। इसका मतलब है जो बैलेंस बच गया वो भी हमारा एक लाइबिलिटी है। 10800 माइनस 7500, इसका मतलब है ये 3300 का जो बैलेंस बच रहा है ये भी हमारा जो है वो है अक्रूड है एक तरह से। बैलेंस शीट में आएगा ये। ठीक है, यहाँ इनकम स्टेटमेंट में पूरा 10,800 ही लिखेंगे हम। लोन का इंटरेस्ट टोटल क्या आ रहा है बताएं। 265750, इस वैल्यू को ऊपर से माइनस करेंगे। ऊपर वाली वैल्यू में से माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। 124850। लेट्स स्टार्ट विद द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सबसे पहले हम लिखेंगे, तीन कॉलम्स होते हैं स्टेटमेंट बैलेंस शीट में ना। बैलेंस शीट इज ऑल्सो नोन एज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा, नाम क्या है? ओनर का नाम है क्रिस्टी। ओके। इक्विपमेंट सबसे पहले कॉस्ट आ जाएगी 400,000। और कंप्यूटर्स की कॉस्ट आ जाएगी 325,000। बीच वाले कॉलम में आती है डेप्रिसिएशन जो हमने कैलकुलेट की हुई है। देखो मैं स्टार बना रहा हूँ। ठीक है, ये वाली एक तो ये कंप्यूटर की है 153250। और ये हमने कैलकुलेट की हुई थी 250000। ये जो बीच वाले कॉलम में आती है ना, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है। फर्स्ट वाले कॉलम में आती है कॉस्ट। तीसरे कॉलम में आती है नेट बुक वैल्यू। लिखना नहीं, मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड नेट बुक वैल्यू। नेट बुक वैल्यू का मतलब होता है कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। 4 लाख में से 2.5 लाख माइनस करेंगे 150,000 आ जाएगा। देन 325000 में से 153250, तो बची हुई वैल्यू आ जाएगी कि भाई कितनी वैल्यू बच गई, इतना तो डेप्रिशिएट हो गया। रिमेनिंग वैल्यू बताएं क्या आ रही है रिमेनिंग वैल्यू। 171750 ऐड कर लो। उसके बाद करंट एसेट। करंट एसेट में क्या आएगा? क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने की है? और जाके देखेंगे हम 45,000। 45,000। देन ट्रेड रिसीबल 61,000 की अपडेटेड वैल्यू आएगी ट्रेड रिसीबल की। ठीक है ना। और इसी का 10% लगाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 6,100। माइनस कर देंगे 58,900। देन बैंक। बैंक 35 है, कैश 25 है। अच्छा, फिर उसके बाद लास्ट है अदर रिसीवेबल। अदर रिसीवेबल्स में आता है प्रीपेड। देखो प्रीपेड एक था इलेक्ट्रिसिटी का 6,000 का। तो इन सबको ऐड करेंगे। किस किस को ऐड करेंगे? ये पांचों चीजों को, इन पांचों चीजों को ऐड करेंगे, बराबर में भेज देंगे। टोटल करंट एसेट्स हो जाएंगे। ट्रेड रिसीवेबल 61,000 ही तो है। 75,000 में से 14,000 माइनस हुआ था ना। क्या आ रहा है? अच्छा 58 थोड़ी आ रहा है, सॉरी, ये कैलकुलेशन है। दोबारा बताओ क्या आएगा। 54,900। अब इन सबको ऐड कर लें, क्या बनेगा? क्या आ रहा है? 48,487,650। देन यार कैपिटल। कैपिटल के अंदर आ जाएगा पहले तो ओपनिंग कैपिटल। क्वेश्चन में गिवन होता है, जाओ ऊपर जाके देखो ओपनिंग कैपिटल कितने का है ये। ओपनिंग कैपिटल 216,900। देन प्रॉफिट फॉर द ईयर जो हमने निकाला था 124850। देन ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स के अंदर क्या आएगा? एक तो हमारे पास गुड्स की ड्रॉइंग्स है, कैश की ड्रॉइंग्स है। ठीक है, 25,000 कैश ड्रॉइंग्स है और गुड्स की ड्रॉइंग कितनी है? 3,000। इन सब का टोटल कर लें। यस। देन नॉन करंट एसेट में आएगा लोन 120,000। करंट लाइबिलिटीज में आएगा ट्रेड पेबल्स। करंट लाइबिलिटीज में आएगा ट्रेड पेबल्स कितने के हैं?
देन अदर पेबल्स। अदर पेबल्स के अंदर क्या होगा, एक तो जो है ना अगर 3300 है लोअर इंटरेस्ट का, और एक 600 का। अदर इंटरेस्ट अंडर पेबल में आता है अक्रूड, दो अक्रूड है, एक 3300 का, एक 6,600 का। 3,900 हो गया, इन दोनों को भी प्लस करके बराबर में ले जाएंगे। 53900। अब इन तीनों वैल्यूज का टोटल करेंगे तो हमारे पास आना चाहिए 487650। अगर आ गया तो मतलब हमने सही किया। 487650 ये टोटल एसेट के बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर हो गया ऑल इज वेल, इसका मतलब है एवरीथिंग इज ओके। अब ये क्या हो गया, मैच। ठीक है, तो ऑल इज वेल, ये हैप्पी फेस, ऐसे ही होता है ना। ठीक है, बस इतना ही रखते हैं आज के लिए। बैलेंस हो गया ना, बड़ी बात होती है ना यार। वन गो में आप लोग माशाल्लाह इतने अक्लमंद है, पहली दफा में आप लोगों ने बैलेंस कर लिया। ठीक है, आप लोग बता रहे हैं ना क्वेश्चन, तो मैं थोड़ी सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज डन। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर। अल्लाह हाफिज।